डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ थर्ड का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और बताई गई चीज़ों को नोट डाउन जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराया था, जिसके अंतर्गत मैंने आप सभी लोगों को ये बताया था कि चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। आई होप आप सभी लोगों ने इस लेक्चर को देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा। बाकी आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके अप्लाइड मैथ थर्ड का जो सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है प्रारंभिक पंक्ति या स्तंभ रूपांतरण, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रो आर कॉलम ऑपरेशन, या उसको ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से चीज़ों को समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, कहीं पर भी लेक्चर को स्किप नहीं करेंगे तो आपको इससे बेहतर लेक्चर कहीं और नहीं मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम हम लोग लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट्स प्रारंभिक, आप लोग भी अपनी कॉपी में लिखिएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ, प्रारंभिक पंक्ति या स्तंभ, ठीक है, क्या बोलेंगे, स्तंभ रूपांतरण, ठीक है, रूपांतरण इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग प्रारंभिक पंक्ति अथवा स्तंभ रूपांतरण के अलावा इसको डियर स्टूडेंट संक्रिया भी बोला जाता है, मीन्स ऑपरेशन भी इसको कहा जाता है। संक्रियाएं किसी किसी बुक में आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा, तो ये नाम भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो आपका डियर स्टूडेंट जो सेकेंड चैप्टर है ना, वो चैप्टर क्या है, प्रारंभिक पंक्ति अथवा स्तंभ रूपांतरण या संक्रियाएं। इसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश में, ध्यान देना आप लोग, एलिमेंट्री रो आर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आर डियर स्टूडेंट्स इसको ऑपरेशन भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कहिए या ऑपरेशन कहिए, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से ये लिखा हुआ है। अभी अगर आप सभी लोगों के पास सार्थक पब्लिकेशन की बुक है तो उसमें नॉर्मली रूपांतरण लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है, जो आपको समझना है। तो आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग ये जानेंगे कि ये एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसको किस तरीके से नोटेट करते हैं और इसको करने से फ़ायदा क्या होता है। साथ ही साथ एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है जिसका नाम है डियर स्टूडेंट्स तुल्य आव्यूह, या इसको हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। उसको इस लेक्चर के माध्यम से हम सभी लोग ध्यान से समझेंगे और जानेंगे। तो आइए समझते हैं कि प्रारंभिक पंक्ति या स्तंभ रूपांतरण होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है, मैट्रिक्स क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ें पता हैं। तो होता क्या है, किसी भी मैट्रिक्स के जो रो और कॉलम्स होते हैं, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। उनको चेंज करने को, उनको बदलने को, कुछ नियम से वो बदले जाते हैं, उन्हीं को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, उसी को रूपांतरण या संक्रियाएं कहा जाता है। जैसा कि शब्द लिखा है रूपांतरण, तो उसका मैट्रिक्स का रूप बदला जाता है। बाकी ये कहा जाता है कि मैट्रिक्स में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, वो उसी के तुल्य आव्यूह वहाँ पर कहा जाता है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये संक्रियाएं हैं कौन कौन सी, ये रूपांतरण है कौन कौन से। तो आइए हम जरा देखते हैं कि जो रूपांतरण है वो कौन कौन से होते हैं और उनको हम सभी लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रूपांतरण अगर हम समझें तो इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, या चाहे आप इसको रूपांतरण कह लीजिए, या इसी को आप लोग क्या कहिए, संक्रियाएं भी आप कह सकते हैं, ठीक है। संक्रियाएं भी आप कह सकते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। ऑपरेशन कह दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन कह दीजिए। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी मैट्रिक्स में होते हैं वो दो होते हैं। एक को हम बोलते हैं ERO मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, या इसको हम ERT भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एक ये होता है डियर स्टूडेंट्स, और दूसरा जो होता है वो होता है ECO एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। थोड़ा इधर करके लिए हम लिखते हैं
ECO या इसी को हम लोग ECT भी बोल सकते हैं। ध्यान से समझिए, हमने आप सभी लोगों को बताया कि मैट्रिक्स के जो रो और कॉलम्स होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है, उसमें कुछ बदलाव किया जाता है, उसी बदलाव को ही रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन रो और कॉलम के बिहाफ पर दो तरह का होता है, एक ERO और एक ECO। ERO का मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या ERT उसको बोल सकते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ECO एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन या ECT एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को उसको हम लोग जानते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन तीन तरह के होते हैं, जरा देखिए कौन कौन से होते हैं। नंबर पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है चेंजिंग का। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, किसका होता है? चेंजिंग ऑफ रोज। अब इसमें हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? चेंजिंग ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब जरा समझिए ये होता क्या है। ये जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन है इसके अंतर्गत कहा जाता है कि हम किसी मैट्रिक्स के दो रो या दो कॉलम को आपस में बदल सकते हैं। जैसे जरा ध्यान से समझिए, सपोज करिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 है, 7 है, 8 है, 9 10 और 11 है और 5 है सपोज करिए। अब इसमें हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ये वाला लगाना है, कौन सा? चेंजिंग ऑफ रोज। तो चेंजिंग ऑफ रोज को हम डिनोट कैसे करते हैं, जरा ध्यान दो। इसको डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स ऐसे, RI चेंज इनटू RJ। ठीक है, RI चेंज इनटू RJ से डिनोट करते हैं। ये होता है इंटरचेंज, मतलब आपस में बदल गया। अब यही ऑपरेशन अगर हम इस मैट्रिक्स में लगाएं तो कैसे लगेगा, जरा देखिए। जैसे हमें करना है कि R1 चेंज इनटू R2 एंड R2 चेंज इनटू R1। ये एलिमेंट्री जो ट्रांसफॉर्मेशन लगा, इसका मतलब है कि पहला रो दूसरे रो से और दूसरा रो पहले रो से मतलब आपस में क्या हो जा रहे हैं? इंटरचेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। तो ऐसे करने से हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स? से दूसरा पहले पे चला जाएगा, 2 8 11 और पहला दूसरे पे आ जाएगा, 1 7 और 10 और यहाँ 3 9 और 5। ये ऑपरेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर लग गया। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगा है? R1 चेंज इनटू R2 एंड R2, मतलब R1 एंड R2 इंटरचेंज हो गए। तो पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के किन्हीं दो रो को आपस में चेंज किया जाता है। अब ये रो में जो प्रोसेस होती है वही प्रोसेस सेम टू सेम कॉलम में भी होती है, कॉलम के लिए भी ऑपरेशन लगता है। अब जैसे हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया वो किस में लगाया था? रो में लगाया था। अब यही हम एग्जांपल कॉलम के लिए यूज़ कर लेते हैं। जैसे सपोज करो हमें C2 को चेंज करना है डियर स्टूडेंट्स C3 से, तो क्या होगा? जो नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा, ये पहले में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ 7 8, अब ये देखो बदलेगा C2 और C3, तो C3 यहाँ आ जाएगा 10 11 5 और ये यहाँ चला जाएगा 7 8 और 9। अब इसमें कौन सा ऑपरेशन, कौन सा चेन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्या है कि C2 और C3 आपस में क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए हैं। तो पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के किन्हीं दो रो या किन्हीं दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं। ये पहला ऑपरेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बातें? अब हम दूसरे ऑपरेशन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझते चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका है ये। दूसरा देखिए डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन बाई अ कांस्टेंट। ये दोनों में होगा सेम वही चीज। इसको किससे दिखाते हैं? ये कहता है डियर स्टूडेंट, जैसे हमारे पास कोई रो है तो इस रो को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों बात एक ही, क्योंकि अगर हम k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो k अगर 2 है तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और k की वैल्यू 1/2 है, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यही सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगी। इसके लिए भी जैसे ci है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? kci लिख सकते हैं। कहने का मतलब जो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? किसी भी आव्यूह के, किसी मैट्रिक्स के किसी रो या किसी कॉलम को किसी कांस्टेंट से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है या मल्टीप्लाई किया जाता है, ऐसा आप सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको ज़रा अप्लाई करके देखते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, 2 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, अभी हमें इसमें ये वाला ऑपरेशन लगाना है तो हमें क्या करना है? इससे R1 को चेंज करना है। कैसे? 2R1 से चेंज करना है। मतलब कि R1 के प्रत्येक एलिमेंट को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा,
7 और 9, मतलब 2 से करेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा। तो ये वाला ऑपरेशन रो में लग गया। अगर यही ऑपरेशन हमें कॉलम के लिए समझना है, जैसे हम कह दें कि C2 को हम चेंज कर रहे हैं क्या करके डियर स्टूडेंट्स, 3 से हम मल्टीप्लाई करके यहाँ ऑपरेशन, तो इसमें जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मान लो इसी वाले में फिर से अप्लाई कर दो, ठीक है, इसमें अप्लाई करना चाहते थे मान लीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है, C2, तो यहाँ जाएगा 2 7 और यहाँ जब करेंगे 3 से तो 8 3 24 और यहाँ 9 3 27, ये आ गया। तो ये दूसरा वाला ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई हो गया। तो आई होप आपको ये 2 ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे। कौन का, चेंजिंग ऑफ रोज या चेंजिंग ऑफ कॉलम्स और मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट इन एनी रो और एनी कॉलम। बात समझ में आ रही है। अगली चीज, ये 2 ऑपरेशन आप सभी लोगों को समझ में आ रहे होंगे। मैं यहाँ पर ऑपरेशन को शार्ट में लिख भी रहा हूँ, उसका नोटेशन भी आप सभी लोगों को सिखा रहा हूँ। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो कि मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के भी बता रहा हूँ और आपको नोट करने का और स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी आपको दे रहा हूँ, इसलिए आप सभी लोग इसको करते चलिए। अगली चीज़ ये आपको हम बता दें कि मैट्रिसेस जो आपका पहला चैप्टर है उसको बहुत ही शिद्दत से मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को पढ़ाया है। अगर आपने उस लेक्चर को कहीं पर छोड़ा है ना तो जरूर से जरूर देख लीजिए। देखो डियर स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर की सबसे खास बात यह है कि मैं इसमें कहीं फालतू बात नहीं करता हूं, केवल आपकी काम की बात करता हूं। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर 2 घंटे 3 घंटे, नहीं, जितना आधे घंटे में आपको पढ़ा देता हूं उतना आपको रिवाइज करना है, समझना है, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं फालतू की बात क्लास में नहीं करता हूं। आगे की हम बात करते हैं। जो तीसरा ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन है डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि R1 चेंज इनटू R1 प्लस लेमडा R2 या प्लस माइनस दोनों कुछ भी किया जा सकता है। RI लिखिए यहाँ पर, RI चेंज इनटू RI ऐसे, ठीक है, यहाँ RJ हम कह सकते हैं। और यही काम डियर स्टूडेंट्स हम इसके लिए कर सकते हैं कि CI जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं CI प्लस लेमडा CJ, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि हम किसी भी मैट्रिक्स के किसी रो या किसी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसको भी मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाने चल रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझेंगे। जैसे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया, बहुत आसानी से 1 2 1 7 और 2 मैंने लिख लिया। अब मान लो इसमें ऑपरेशन लगाना है कि R1 चेंज इंटू R1 प्लस 2R2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारा बदलेगा कौन, R1 चेंज हो रहा है कैसे, R1 प्लस 2R2, मतलब R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में जब ऐड करेंगे वही हमारा कौन बन जाएगा, R1 बन जाएगा। तो ये एप्लीकेशन जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमको ये जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 और 1 कितना होगा 5, ऐसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो 4 और 7 कितना 11, 2 और 2, ये वाला ऑपरेशन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो गया, अप्लाई हो गया। समझ में आ रहा है। जैसे आपने यहाँ पर रो में अप्लाई किया यही काम आप कॉलम में भी कर सकते हैं। जैसे आप कह दीजिए कि C2 हम चेंज करेंगे C2 माइनस C1, बिना किसी से मल्टीप्लाई किए भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, C2 को चेंज करना है कैसे, C2 माइनस C1 से। तो देखो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, C1 तो चेंज नहीं होगा, C2 कैसे चेंज होगा, C1 में से माइनस C1 माइनस होगा तो 7 में से 1 माइनस होगा 6 हो जाएगा और 2 में से 4 माइनस होगा डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 0। ये आप सभी लोगों को अपना मैट्रिक्स यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो ऑपरेशन मैंने आप सभी लोगों को समझाया, आई होप ये ऑपरेशन भी आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये ऑपरेशन क्या है और किस तरीके से ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो अभी तक मैंने आप सभी लोगों को जो समझाने का प्रयास किया, आई होप आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। जैसा कि मैंने कहा कि आज के इस लेक्चर के साथ हम अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम था हमारा प्रारंभिक पंक्ति स्तंभ रूपांतरण। तो मैंने आपको बताया कि इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि प्रारंभिक पंक्ति और स्तंभ रूपांतरण क्या होता है, साथ ही साथ तुल्य आव्यूह किसे कहते हैं। ये 2 टॉपिक आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों को मैं सिखाऊंगा। अब जरा सुनो, मैंने आपको बताया कि किसी भी आव्यूह में कुछ परिवर्तन किया जाता है उसके रो और कॉलम में, उसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, उसी को हम रूपांतरण कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि रूपांतरण 2 तरीके का होता है, एक रो में होता है और एक कॉलम में होता है। जो ट्रांसफॉर्मेशन रो में होता है वही ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम में भी होता है। जब वो रो में होता है तो उसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहते हैं, जब वही कॉलम में है तो उसको हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से हम सभी लोग उसको जानते हैं। मैंने 3 तरह का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ बताया, चेंजिंग ऑफ रो, मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन, देन मल्टीप्लिकेशन आफ्टर मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आइडिया सब्ट्रैक्ट करना। ये 3 ऑपरेशन रो में भी होते हैं, यही 3 ऑपरेशन कॉलम में भी होते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये तीनों ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस समझाता हूं और बताता हूं। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है, लेक्चर को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। मैं इसको इरेज करता हूं और आगे की तरफ बढ़ता हूं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ डियर स्टूडेंट्स बढ़ता हूं और समझता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग इसको पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात आपके दिमाग में जरूर आ रही होगी, सर ये जो पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, इसका फायदा क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये जब आप ट्रांसफॉर्मेशन सीख लेंगे तब आपको दिखाया जाएगा ना कि ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आप इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो यही होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। मींस एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का जब हम यूज करते हैं तो उसका यूज करते हुए हम कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं। अभी तो हमने इनवर्स फाइंड करना जो सीखा है वो एडजॉइंट का यूज करके सीखा है, अभी हम लोग इसका यूज करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगला टॉपिक डियर स्टूडेंट्स हमारा है तुल्य आव्यूह। ध्यान समझिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है। क्या नाम है डियर स्टूडेंट्स? तुल्य आव्यूह। ठीक है, तुल्य आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक। जरा समझें ये क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी मैट्रिक्स में ये ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, कौन से ऑपरेशंस? जो अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, चाहे वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हो, चाहे वो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन हो, ये जो ऑपरेशन हम सभी लोगों ने पढ़ा, जब हम इसको किसी भी मैट्रिक्स में अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें एक नया मैट्रिक्स मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमें एक मैट्रिक्स दे दिया गया 1 2 3 7 1 5 1 2 3 सपोज करो, और इसमें मैंने ऑपरेशन लगा दिया कि R1 चेंज इनटू R2 या R1 R2 आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो हमें मान लीजिए एक नया मैट्रिक्स मिल गया। तो नया मैट्रिक्स क्या मिलेगा? R1 की जगह पे R2 मीन्स यहाँ 2 1 और 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 7 और 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 5 और 3 डियर स्टूडेंट्स रहेगा। तो इससे क्या हुआ, ये जो ऑपरेशन या जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया, इस ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे एक नया मैट्रिक्स मिल गया। तो ये जो नया मैट्रिक्स हमें मिल गया, इसी नए मैट्रिक्स को हम इसके तुल्य मैट्रिक्स कहते हैं, इसी का इक्विवेलेंट। मतलब ये जो हमारा बी है वो ए के डियर स्टूडेंट्स क्या है? इक्विवेलेंट है। ये आप सभी लोगों को यहाँ पर बताना था, और इस साइन से इसको हम सभी लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर सेम होगा, आई होप आपको समझ में आएगा। इसमें डेफिनेशन लिखी गई है, आव्यूह ए पर की गई एक या एक से अधिक पंक्ति स्तंभ रूपांतरण से प्राप्त आव्यूह बी ए का तुल्य आव्यूह कहलाता है। इसे बी इससे दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको ध्यान देना है, जरा ध्यान दीजिए। एक छोटी सी बात को हम बता दें डियर स्टूडेंट कि जैसे देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स था, यहाँ पर अभी हमने केवल और केवल एक ऑपरेशन अप्लाई किया है, ओनली 1 ऑपरेशन अप्लाई किया है। जैसे मैंने क्या किया, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। अब हो सकता है इसके आगे हम बढ़ें, और हम ये कहें कि R1 चेंज इनटू 2R2 का 2R1 कर दो, और उसके बाद एक नया मैट्रिक्स मिले, उसके बाद मैं फिर बोलूं कि R2 चेंज इनटू R2 माइनस 3R1 कर दो, और इस तरीके से हम कई सारे ऑपरेशन इसमें लगाते चले जाएं। तो हम एक ऑपरेशन करें या एक से अधिक ऑपरेशन करें, जैसे इसमें हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो B मिला, एक बार और अप्लाई करेंगे तो C मिलेगा, एक बार और अप्लाई करेंगे तो मान लो D मिलेगा। तो ये जितने भी मैट्रिसेस आपस में मिलेंगे, ये सब इसके क्या होंगे? तुल्य आव्यूह होंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होंगे। आई होप आप सभी लोगों को डियर स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। इसको आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जब हम किसी भी दिए गए आव्यूह में एक या एक से अधिक पंक्ति या स्तंभ रूपांतरण करते हैं, उस सिचुएशन में जो हमें नया आव्यूह प्राप्त होता है वो उसके तुल्य आव्यूह कहलाता है। जैसे अगर हमारे पास कोई आव्यूह ए है, इसमें एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाने पर हमें बी मिल गया, तो ए और बी क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स? स्वतुल्य होंगे या तुल्य आव्यूह होंगे, या इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं, फिर आगे की बात करता हूं। ठीक है, अब देखो, अब पहली चीज तो आप ये सोचोगे कि सर
इसके बिहाफ पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है पहले तो ये बता दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स होगा क्या कि आपके एग्जाम में कोई मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और आपसे इसमें कहेगा आपको कि इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाइए, कॉलम ऑपरेशन लगाइए और इसको आप त्रिभुजीय आप व्यू बनाइए, ऊपर त्रिभुजीय या निम्न त्रिभुजीय। तो आपको पता है कि ऊपर त्रिभुजीय में डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे जीरो होते हैं, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके उनको सबको आपको जीरो करना होगा। इस तरीके से पूछा जाता है। कभी कभी कहेगा कि इसमें एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन लगा करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाइए, तो कैसे बनाया जाता है वो हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। अगला है डियर स्टूडेंट्स हमारा प्रारंभिक आप व्यू, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान समझेंगे। प्रारंभिक आप व्यू, प्रारंभिक आप व्यू जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स या मैट्रिसेस बोल सकते हैं। प्रारंभिक आप व्यू, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ठीक है, अब जरा समझिए आप सभी लोग, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि इकाई आव्यूह में पंक्ति के एक रूपांतरण से प्राप्त आव्यूह प्रारंभिक आव्यूह कहलाता है। ध्यान दीजिए, डेफिनेशन लिखी गई है डियर स्टूडेंट्स। इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह के, इकाई आव्यूह क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि पंक्ति में एक रूपांतरण से प्राप्त आव्यूह प्रारंभिक आव्यूह कहलाता है। प्रारंभिक आव्यूह कहलाता है। अब जरा ध्यान समझ लीजिए क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे आप एक क्या करिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, अब अगर हमसे कहा जाए कि इसमें केवल एक ऑपरेशन लगाइए, जैसे कहा जाए कि R1 चेंज इंटू R1 प्लस R2 कर दीजिए, तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। R1 में R2 जोड़ दो, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, बाकी 0 1 0 0 0 1 ये रहेगा। तो ये जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा ये डियर स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, प्रारंभिक आव्यूह कहलाएगा। एलिमेंट्री मैट्रिक्स के नाम से डियर स्टूडेंट्स को हम सभी लोग जानेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ ये है कि जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पर जो ऑपरेशन लगाए हैं R1 चेंज इंटू R1 प्लस R2 किए, तो आप कुछ और भी कर सकते हैं। R1 चेंज इंटू R2 मतलब R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन आप सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया है वही एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको ध्यान यहाँ पर क्या रखना है डियर स्टूडेंट्स कि ऑपरेशन जो होगा वो केवल और केवल एक होगा। किसी एक रो में कोई एक रो ऑपरेशन या कोई एक रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप सभी लोग वहां पर कर देते हैं, उस सिचुएशन में आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स उसका प्रारंभिक अर्थात एलिमेंट्री मैट्रिक्स आप सभी लोगों को आएगा, वो मिलेगा आप सभी लोगों को। अब इतनी चीज़ें आप सभी लोग डियर स्टूडेंट समझ गए होंगे। मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ज़रा सुन लीजिए क्या क्या हम लोग जान चुके हैं। आप जान चुके हैं डियर स्टूडेंट्स कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कितने तरह का होता है। ठीक है, और आप लोग ये भी जान चुके हैं कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन क्या होता है और कितने तरीके का होता है। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन क्या होता है और कितने तरह का होता है, ये भी आप जान चुके हैं। इन दोनों टॉपिक को पढ़ने के बाद आप लोग ये जान चुके हैं कि इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस कह सकते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको हम तुल्य आव्यूह के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है। और चौथी चीज़ आप लोग जान चुके हैं कि प्रारंभिक आव्यूह अर्थात एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है। ये चार चीज़ें हमने
आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों को सिखाई और बताई हैं। आई होप ये चारों टॉपिक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट, ज़रा उसको आप सभी लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ज़रा ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक है हमारा डियर स्टूडेंट्स इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ध्यान से समझिए, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना बाई ERO या ECO। ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, या इसी को आप क्या कहते हैं, या इसी को आप कहते हैं इसी को आप कहते हैं ERT एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, या ECT एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी कह लीजिए। तो मैट्रिक्स हमें फाइंड करना सीखना है। अभी हम सभी लोगों ने किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना सीखा है। आपको बताया गया था कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी फाइंड कर सकते हैं जब वो इन्वर्टिबल होगा। जैसे अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सबसे पहले आपको जो प्रोसेस डियर स्टूडेंट्स वहाँ सिखाई गई थी वो ये बताई गई थी कि जब हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें तो ये 0 नहीं होनी चाहिए। अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी इसका मतलब ये है कि ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, इन्वर्टिबल है ना। इन्वर्टिबल है मतलब इसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। तो वहाँ पर इन्वर्स की डेफिनेशन भी बताई गई थी कि जैसे हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है उसी ऑर्डर का B है तो A इंटू बी इक्वल टू बी, A इंटू ए इक्वल टू अगर I आता है उस सिचुएशन में जो B होता है उसी को हम A इनवर कहते हैं। और वहाँ से हमें मिला था कि A इंटू ए इनवर इक्वल टू A इनवर इंटू A जो है वो I के बराबर होता है। तो यही जो A इनवर होता है डियर स्टूडेंट्स, A इनवर, इसी को हम इनवर्स बोलते हैं। इसी को इनवर्स या इसी को हम लोग प्रतिलोम कहते हैं। अभी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इसको फाइंड करने का मेथड सीखा है। कैसे इनवर फाइंड करते थे डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर आपको सिखाया गया था कि A इनवर इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A, ऐसे लिखिए, या कुछ लोग ऐसे भी लिखते, दोनों का मतलब एक ही है। क्या लिखते हैं, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख देते हैं। तो वहाँ पर को फैक्टर्स का यूज़ करते हुए एडजॉइंट को फाइंड करते हुए उसके बाद फिर हमने एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट इसके से वैल्यू से डिवाइड करके फिर वहाँ पर हम लोगों ने इन्वर्स को फाइंड करना सीखा था। आई होप वो प्रोसेस आप सभी लोगों को याद होगी किस तरीके से हम वहाँ पर इन्वर्स फाइंड किया करते थे। तो एक ये जो इन्वर्स हम लोगों ने फाइंड किया था वो मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके फाइंड किया था। अभी हम लोगों ने जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा है, उसका यूज़ करते हुए यहाँ पर हम लोग इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे। ये जानेंगे कि इन ऑपरेशन का यूज़ करते हुए हम किसी दिए गए मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप सभी लोगों को यही टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले ये ज़रूरी है कि आप सभी लोगों को इन्वर्स क्या होता है पता हो, इन्वर्स को हम उस मेथड से कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता हो, इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हमने वहाँ पर पढ़ाई है वो आप सभी लोगों को पता होंगी। तो इस लेक्चर को पढ़ने में समझने में आप सभी लोगों के लिए आसानी होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर तो स्टार्ट मैंने कर दिया है, लेकिन आप जान रहे हैं ना कि पिछला चैप्टर इस चैप्टर या ये चैप्टर पिछले चैप्टर से जुड़ा है, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वो इससे जुड़ा हुआ होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि पिछला चैप्टर आप सभी लोगों का तैयार हो। अप्रॉक्सीमेटली 11 लेक्चर मैंने वहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट बहुत आसानी से बन गई है, आप जा करके सारे लेक्चर को देख करके उसको तैयार कर लीजिए, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी मैंने आप सभी लोगों से बस इतना कहा है कि आप सभी लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इन्वर्स थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स कब फाइंड किया जा सकता है, इन्वर्स फाइंड करने की जो पहला मेथड आप सभी लोगों को सिखाया गया था वो पहला मेथड क्या है, ये आप सभी लोग जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप आज के इस लेक्चर में जितना टॉपिक मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया है, जो कुछ भी मैंने आप सभी लोगों को बताया है, ये टॉपिक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में डियर स्टूडेंट्स आ चुका होगा। अगर आपको कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट है, आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है और अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लेक्चर को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। आज का लेक्चर कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है, शाम को 9 बजे आपको ये लेक्चर मिलेगा, क्योंकि 7 बजे अप्लाइड मैथ फर्स्ट
की क्लास होगी। और आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटा सा निवेदन भी है कि आप सभी लोगों के जो जूनियर्स हैं उन सभी लोगों को आप अपने इस चैनल को सजेस्ट करिए, उनको ये बताइए कि आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर अप्लाइड मैथ फर्स्ट की क्लास फ्री में वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। उन लोगों को मोटिवेट करिए, एक बार अगर वो सभी लोग क्लास लेंगे तो उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। आई होप आप सभी लोग ऐसा ज़रूर से ज़रूर करेंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, इसलिए उस लेक्चर को किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर स्किप मत करिएगा, ठीक है। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।